2018 में सबसे बड़ा मैं ब्रेक थ्रू बोल सकता हूँ, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं ऑन ग्राउंड इंडिया में इम्प्लीमेंट करूँ स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम। आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, ऐसे स्टेट्स में जाएंगे ना, तो आज भी बहुत लोगों के माइंड में ये है कि हम लोगों को ना गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है, आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर सकते हैं, बाकी के 8 घंटे आप क्या करते हो वो आपका डिसाइड करता है करियर। मोटिवेशन आपको सही काम करने से मिलेगा। मोटिवेशन आपको चाहिए ही नहीं होगा कहीं बाहर से। अगर आप सही काम कर रहे होंगे तो वो काम ही आपके लिए मोटिवेशन होगा। जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो स्टार्टअप आइडिया को आपने सुन लिया, आप लोगों को अच्छा लगा, तो मतलब आप लोग उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट मोटिव देख के सिलेक्ट करते हैं या कोई एक सिलेक्शन का कोई प्रोसेस बना हुआ है गवर्नमेंट का? जो स्टार्टअप इंडिया देखती है आज के टाइम पे पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करने के लिए, आप टेक्नोलॉजी वाइज क्या कर रहे हैं, कि आपने 150-200 पेटेंट्स तो फाइल कर लिए, इससे आपने बिजनेस कितने खोले हैं। तो हर इनोवेटिव प्रोडक्ट ही बिजनेस नहीं खोल सकता, लेकिन अगर किसी का बिजनेस माइंडसेट है, आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं किसी तरीके से, सो वहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हैं? मैं कहता हूँ 100 रुपये बढ़े, आप वो 100 रुपये से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आप वो 100 रुपये का बिजनेस, क्या आप 1 लाख रुपए का बिजनेस बना सकते हैं? आप वो 100 रुपये का बिजनेस 10 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं ना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसे छुपे रुस्तम से मिलवाने जा रहा हूं जो लाइन के उस तरफ है। आप लाइन के इस तरफ हैं, आप स्टार्टअप हैं। लाइन के उस तरफ कौन है? इन्वेस्टर हैं। लाइन के उस तरफ कौन है? गवर्नमेंट है जो पॉलिसी बना रही है। आकर्षण सेठी जी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। वो गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं और आपको वो बातें बताएंगे जो लाइन के उस तरफ वाली हैं। आपको फंडिंग मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, गवर्नमेंट क्या देखती है, इन्वेस्टर क्या देखते हैं, ये सब हम जानेंगे आज आकर्षण सेठी जी से, जो हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकर्षण जी। और साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा मुकेश सिंगला जी का भी, जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे हर पॉडकास्ट में अवेलेबल होते हैं हमारे गेस्ट से क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आकर्षण जी, थैंक यू सो मच हेमंत जी कि आप लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के बहुत इनिशिएटिव्स देखे आपके वेबसाइट पे, आप लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत स्टार्टअप्स का बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हेमंत जी, पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकर्षण जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट बनने से पहले आप क्या करते थे और स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे आए? स्टार्टअप इकोसिस्टम मैं कह सकता हूँ, मैं अपने जब से कॉलेज लाइफ से ही था उसमें पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ स्पेसिफिकली आना चाहता था। ये वो कहते हैं ना कि खून में होता है कि ओके आपने कुछ स्टार्ट करना है, कुछ बिजनेस करना है, कि हाँ कुछ तो धंधा करना है लाइफ में। सो वो हमेशा से मेरा एक मोटिवेशन था कॉलेज लाइफ से ही, 2013-2014 से। और 2016 में मैंने पास आउट करा अपने इंजीनियरिंग पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद से मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा रहा। अब 2016 में स्टार्टअप कल्चर इतना वो नहीं था इंडिया के अंदर जितना आज की डेट में है 8-10 साल बाद। बट 2016 में जैसे मेरी जॉब वॉब लगी, लेकिन मैं फिर भी दिल्ली में होता था, या फर्स्ट जॉब मेरी बड़ौदा में लगी थी, वहां पे होता था। तो मैं इकोसिस्टम से जुड़ा रहता था स्टार्टअप के। तो उस टाइम पे डिफरेंट जैसे टाई, दिल्ली एनसीआर है, हेड स्टार्ट है, इनके साथ मैं जुड़ा रहता था, इवेंट्स जाता था, लोगों से नेटवर्क करता था, समझता था जो वहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स थे कि क्या चल रहा है इंडिया में, कौन कैसा क्या कर रहा है। तो वो बहुत सही लगता था। फिर मैंने अपनी जॉब लाइफ हमेशा से कंटिन्यू करी है। अच्छा। लेकिन साइड बाय साइड मैंने अपने पैशन को भी परस्यू करा है। तो 2017 में एक और मैंने कंपनी ज्वाइन करी जो कि इवेंट्स इंडस्ट्री में थी, सिंगेक्स करके नाम था उनका, और वो टेमासेक होल्डिंग्स की सब्सिडरी थी।
टेमासेक होल्डिंग्स एक सॉवरेन इन्वेस्टमेंट आर्म है। बहुत टेमासेक होल्डिंग्स ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी है बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स में, बहुत बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में। तो वहां से मैं कनेक्टेड हुआ डायरेक्टली स्टार्टअप इंडिया स्कीम से। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी थी 2015 में उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, और जनवरी 2016 में उन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी। तो वहां से मैं स्टार्टअप इंडिया टीम के साथ जुड़ा और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करे। पहले उनका स्टार्टअप इंडिया पवेलियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हम लोगों ने बेसिकली उनको हेल्प करी प्रॉपर पवेलियन जोड़ने में। फिर 2018 में सबसे बड़ा मैं ब्रेक थ्रू बोल सकता हूँ, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं ऑन ग्राउंड इंडिया में इम्प्लीमेंट करूँ स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम। और इसमें मैंने तकरीबन 12 स्टेट कवर करे, 100 से प्लस डिस्ट्रिक्ट में जाके मैंने स्टार्टअप अवेयरनेस फैलाई अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की, लोगों को क्यों स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। अब उस टाइम पे बोला जाता था, मतलब आप जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आप अभी भी आज के टाइम पे भी आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, ऐसे स्टेट्स में जाएंगे ना, तो आज भी बहुत लोगों के माइंड में ये है कि हम लोगों को ना एक गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। ठीक है, या पेरेंट्स के दिमाग में आज है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं चीजें कि ओके आप ठीक है, आप जॉब्स नहीं है मार्केट में समझ में आता है, लेकिन आप जॉब्स क्रिएट तो कर सकते हैं। और जॉब्स क्रिएट करने के लिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या एक स्टार्टअप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो अवेयरनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने ऑन ग्राउंड, मतलब पूरा 1 साल में सिर्फ रोड्स पे था। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है, दूसरे से तीसरे स्टेट जाता, तो मैंने इनफैक्ट मतलब ऑलमोस्ट 12 महीने में बोल सकता हूँ मुश्किल से मैं एक बार ही घर आया था। तो ये था कि मतलब मैं हर सिटी जाता था। इकोसिस्टम प्लेयर्स जो वहाँ के लोकल होते थे, इकोसिस्टम प्लेयर्स यानी इनक्यूबेटर्स हो गए, एक्सेलरेटर्स हो गए, कोवर्किंग स्टार्टअप्स हो गए, और जितने भी स्टार्टअप के इकोसिस्टम प्लेयर्स होते थे उनके साथ कोलैबोरेट करता था। कॉलेजेस जाता था, वहाँ पे कंपटीशन रखवाता था, बेस्ट आइडियाज को स्काउट करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करता था। और उनको हम लोग या फंडिंग दिलवाते थे, इनिशियल लेवल की फंडिंग, किसी को 30,000 50,000 लाख रुपए ऐसे करके, या उनको इंक्यूबेशन ऑफर्स दिलवाते थे। इंक्यूबेशन ऑफर्स हम लोग जो वहाँ के लोकल इकोसिस्टम प्लेयर्स होते थे उनके थ्रू दिलवाते थे। तो जैसा आपने बताया कि ये सब आपने जॉब के साथ ही किया। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम था उसमें आपने वो सब चीजें करी, वो सब भी आपने जॉब के साथ ही करी? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो था वो जॉब में ही था। अच्छा। मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी चीज को मतलब, और ये स्पेसिफिकली जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये चीज बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप अपने मतलब आपको कोई चीज करनी है तो आप वो चीज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी चीज का पैशन है, अगर आप लेट्स से मैं पैशनेट था स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ जुड़ा रहना, वो पिछले 8-10 साल से मैं कोई भी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा रहा। आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर सकते हैं, बाकी के 14 घंटे 6 घंटे चलो आप सो लो, बाकी के 8 घंटे आप क्या करते हो वो आपका डिसाइड करता है करियर, वो आपका डिसाइड करता है पैशन। तो अगर आप इकोसिस्टम के प्लेयर्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज। तो दोस्तों आप आकर्षण जी से ये सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, मोटिवेशन आपको सही काम करने से मिलेगा। मोटिवेशन आपको चाहिए ही नहीं होगा कहीं बाहर से। अगर आप सही काम कर रहे होंगे तो वो काम ही आपके लिए मोटिवेशन होगा। तो आकर्षण जी, आपकी जो जॉब रही है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ही रही हैं या स्टार्टअप इकोसिस्टम के बाहर भी रही हैं? सो फ्रैंकली जब मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट लगी तो वो मोर ऑफ अ टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की थी। ओके। तो अगेन स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ नहीं थी वो जॉब। ओके। जब मैंने इवेंट्स कंपनी ज्वाइन करी, इनिशियली वो भी जॉब स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ नहीं थी, लेकिन जिनके साथ मैंने काम शुरू करा वो बहुत पैशनेट थे स्टार्टअप इकोसिस्टम के रिगार्डिंग, और उन्होंने ही एक एक्सेलरेट इंडिया करके एक उनका बेबी प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स को 2017 के अंदर करना चाहते थे। वो 16-17 के अंदर इवेंट्स, स्टार्टअप के इवेंट्स करने, उस टाइम पे उनको वो बहुत पैशनेट थे। वो टिल डेट उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो वो बहुत पैशनेट है। तो वो सिंगेक्स के कंट्री हेड थे, तो उनके साथ जब मैंने शुरू करा ये चीज़, पर्टिकुलरली हम लोगों के कुछ 5-7 जनों की टीम थी, तो हम लोग फिर गवर्नमेंट के साथ टच में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमने उनको बोला कि आप अगर हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं
तो वहां से फिर हम लोग जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टच बेस में है तो हमारा रिलेशन काफी अच्छा बन गया था स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया टीम के साथ। तो उनके थ्रू फिर मतलब वो कह सकते हैं कि हम पूरी एक टीम को मोटिवेशन मिल गई और उनके साथ हमने वेरियस प्रोजेक्ट्स करने शुरू करे थे। तो वहां से वो एक ब्रेक थ्रू था जो स्टार्टअप इंडिया यात्रा हम लोगों को मिला। एंड हम लोगों ने जैसे टेंडर फाइल करा और हमारे को वो टेंडर ग्रांट हुआ और फिर हमने ऑन ग्राउंड वो बेसिकली पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं अपने आप में वो एक फेस्टिवल था, इवेंट था जो हमने ऑन ग्राउंड 1 साल के लिए रन करा था। उसके बाद फिर वो चीज़ ऑलमोस्ट 1 साल रन हुई। फिर वहाँ से बिकॉज मैं दूसरे इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ जुड़ गया था तो हिमाचल प्रदेश में मैंने काम करा था। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, लोकल गवर्नमेंट, उनको मेरा काम समहाउ अच्छा लग गया था। तो और वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड बन गए थे मोर ऑफ, वो थे अर्नस्ट एंड यंग में। तो कितना जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, ये एक पब्लिक नॉलेज में आप लोगों को बता दूं। सो आप लोगों को लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जो पॉलिसीज बना रही हैं वो पॉलिसीज कौन देखता है? तो आप लोगों को सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके साथ कोई ना कोई कंसल्टेंसी फर्म जुड़ी होती है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ उस टाइम पे अर्नस्ट एंड यंग जो EY वो जुड़ी हुई थी, उनकी तरफ से वो लोग पॉलिसीज बनाते थे वेरियस। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हर चीज गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ होती है, बट जो ऑन ग्राउंड काम होता है, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सारा काम ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट काम करती है, ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड कॉर्पोरेट सेक्टर भी प्रॉपर यूजफुल होती है। एंड इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लस कॉर्पोरेट जब दोनों मिलके काम करते हैं तो एक पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम होता है। तो ये बेसिकली जो EY थी वो वर्क कर रही थी उनके साथ। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट करा, आप EY क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? तो उन्होंने इंटरनली मुझे वहां पे रेफर करा। फिर मैंने EY के साथ जुड़ा। EY के साथ जुड़ के मैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो उनके प्रॉपर सेक्रेटरीट में बैठता था मैं शिमला में। और वहां पे मैंने स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी पे जो डेप्यूटी डायरेक्टर थी इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके साथ मैंने बैठ के प्रॉपर स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी डिफाइन करी, उस पर काम करा। और उनके साथ बैठ के जैसे जितने भी इकोसिस्टम का था उन पे डेवलपमेंट में मैंने काम करी। तो इसमें मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगा डिप्टी डायरेक्टर दीपिका मैम का, उस टाइम पे जो डायरेक्टर थे उनका, जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उनका। सो इनके साथ बहुत ही सीखने को मिला। और हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि आज जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलमेंट है या जो जिस टाइम पे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एंड मतलब मैं हर स्टेट आज के टाइम पे एक अपनी स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी लाई हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज अपने आप को आप एनरोल करें स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर। आपके पास कुछ भी आइडिया है, आप वो आइडिया पेपर में लिखें, एक पिच टेक बनाएं, उस पिच टेक को आप स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी में आप रिसर्च करें। आप सिर्फ इतना ही रिसर्च कर लेंगे, स्टार्टअप हिमाचल प्रदेश, स्टार्टअप उत्तराखंड, स्टार्टअप यूपी, आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके पहली वेबसाइट उनकी स्टेट गवर्नमेंट की मिलेगी, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनके वेरियस मतलब इंसेंटिव्स हैं जो मिलते हैं। उसके बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म ज्वाइन करी, दिल्ली में थी, वो US बेस्ड कैपिटल फर्म थी। तो बट उनके लिए फिर मैंने इन्वेस्टमेंट मतलब मोर एज अ कम्युनिटी मैनेजर मैं जुड़ा उनके साथ, जहाँ पे अगेन हम लोग स्टार्टअप स्काउट करते थे जो कि इनिशियल लेवल पे होते थे, सीड फंडेड होते थे, उनको इन्वेस्टमेंट जुड़वाना, उनके लिए इवेंट्स करना। अगेन दैट वाज माय रोल। तो वहाँ पे मैंने 6-8 महीने काम करा। फिर उसके बाद एक ब्रेक थ्रू मिला मेरे को। एक कंपनी है एयरमीट, अगेन अ वेरी गुड मतलब सीड फंडेड कंपनी है वो। आज के टाइम पे वो सीरीज B फंडेड कंपनी है। तो उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन करा था वो सीड फंडेड कंपनी थी। तो उनके साथ मैंने 4 साल काम करा। सो आई जॉइंड देम मोर एज अ स्टार्टअप इवेंजलिस्ट। और फिर स्टार्टअप इवेंजलिस्ट में डिफरेंट मेरी ग्रोथ होती रही। मैं बिजनेस डेवलपमेंट साइड गया, मैं मैनेजर बना वहाँ पे, उनके एक्सपेंशन को देखा, उनके कस्टमर सक्सेस में काम करा। तो 4 साल उधर करा। फिर उसके बाद जस्ट अभी मैंने फिर अपनी जॉब शिफ्ट करी है एंड आई एम करेंटली वर्किंग विद अ कंपनी नेम्ड एज गोल्डकास्ट। ये भी एक सीरीज A फंडेड स्टार्टअप कंपनी है, रजिस्टर्ड इन US। तो उनका भी मैं कस्टमर सक्सेस में एक सीनियर एंटरप्राइज मैनेजर हूँ जो मैं देखता हूँ। सो मतलब बट अगर मैं बोलूँ 2016 से 2025 आ गया, आप वो मेरी 8-9 साल 10 साल की जर्नी देखें तो मैं इकोसिस्टम से जुड़ा रहा एज मेंशन्ड। और चाहे मैं एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ, एक इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने ये मेक श्योर करा कि मैं अपने पैशन को फॉलो करते रहूँ। तो आई वुड परस्यू ऑल दी यंग पीपल कि आप कोई भी जॉब में जा रहे हैं, आप वो
somehow कनेक्टेड रहिए जो आपका इनिशियली पैशन में है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद आप ना मिल पाए आपको वो रिस्पेक्टिव जॉब, बट आप अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप उस जगह पे लैंड कर जाएंगे जहां पे आपको पर्टिकुलर जॉब पसंद है, एंड वो आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जर्नी अपने पैशन के साथ कनेक्ट करिए। आकर्षण, आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी, मैं जस्ट 30 का हुआ हूँ। ग्रेट। इतनी कम एज में इतना अचीवमेंट बहुत ही काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको ऐसे छुपे रिश्तों से मिलवाते हैं जो दुनिया की नज़रों में अभी आए नहीं है, लेकिन जब ये धमाका करेंगे तो बहुत बड़ा ही होगा। जैसे आपने कहा कि भी आप ENY में जॉब कर रहे थे, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ भी आपने काम किया, तो जनरली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट और एक कॉरपोरेट जब एसोसिएशन में काम करते हैं ना, तो कॉरपोरेट पॉलिसियाँ तो बहुत सारी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, लेकिन वो या तो इतनी डिले हो जाती है कि उसकी रेलिवेंस खत्म हो जाती है, या उसके ऊपर एक्शन ही नहीं होता, वो पॉलिसी बन के और पेपर्स में बन के रखी जाती है। तो आपका इस पे क्या व्यू है, मतलब ऐसा सच में है या इसमें कुछ अलग एक कहानी है? ऑब्वियसली पब्लिक तक आते आते चीजें टाइम लग जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आज के टाइम पे अगर आप देखिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम सबने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सुना होगा, डिजिटल इंडिया सुना होगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी अगर मैं बोलूँ तो लोग बोलते हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं अगर सबसे पूछूं कि अल्टीमेटली इसके क्या इंसेंटिव्स है, शायद लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि लोगों ने खुद वो सी चीज रिसर्च ही नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एज अ पब्लिक ब्लेम जरूर करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन क्या आप लोगों ने बैठ के गवर्नमेंट की स्कीम्स में एनरोल करा है? क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम्स ढंग से देखी हैं? क्या आप लोगों को एप्लीकेशन फाइल करना आता है? अगर हमारे लिए कोई स्टेट रिफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, कोई स्टेट पॉलिसी रिफॉर्म हुई है, हम लोग एक बार चेक कर ले वो एक्चुअली में क्या है और उसमें फिर अप्लाई करें। बेसिकली मतलब इनपुट यही है कि भाई आप गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको रेफर करें, Absolutely. उसको इनिशिएट भी करें। एब्सोल्युटली अल्टीमेटली आपको फीडबैक उसके बाद ही पता चलेगा और उसका बेनिफिट्स भी आपको लेने के। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे मैंने जब स्टार्टअप हिमाचल में काम करा, राइट, अब मेरे लिए ठीक है मैंने ऑन ग्राउंड काम करा हुआ था गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मेरे लिए एक पॉलिसी बनाने में मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, राइट। अब मैं जितने भी वहाँ पे लोकल इकोसिस्टम प्लेयर्स थे, हम लोग फीडबैक लेते थे कि ओके आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट, आपको क्या असिस्टेंस चाहिए, क्या फंडिंग इज एवरीथिंग फॉर यू, या आपको कोई लैंड असिस्टेंस चाहिए। तो बेसिकली जैसे स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी अगर मैं हिमाचल की बात करें जो, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक स्टार्टअप रजिस्टर कराते हैं उनको 20 से 25 हज़ार रुपए हर मंथ मिलेंगे। आप सोचो आपने बस एक आइडिया डाला है और आपने आइडिया पिच करा वहाँ पे सेक्रेटरीट जाके उद्योग भवन में जाके। ये मैनुअल होता है या ऑनलाइन प्रोसेस? ऑनलाइन, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो आपने बेसिकली एक अपना स्टार्टअप रजिस्टर करा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जैसे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएंगी और आपको उद्योग भवन में बुलाया जाएगा। उद्योग भवन में देयर कैन बी मेंटर्स, देयर कैन बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बैठे होंगे, वो आपका प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे कि आपने क्यों स्टार्टअप करना है। उनको अगर पैनल को 4-5 लोग, और बिल्कुल बायसनेस नहीं होती है क्योंकि मैं खुद बैठा हुआ हूँ उस पर, तो मुझे पता है कोई बायसनेस नहीं है। तो आपका आइडिया सुना जाएगा, अगर आपका आइडिया अच्छा लगा, हमारे को लगा हाँ जेन्युइन है, ठीक है, आप बॉर्न किसी और स्टेट में भी है वो भी चलेगा, लेकिन आपको जो स्टार्टअप खोलना है वो उसी स्टेट में खोलना है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये सोचो कि गवर्नमेंट आपको क्यों असिस्टेंस दे रही है। वो आपको इसलिए असिस्टेंस दे रही है इनिशियली कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करें उस जगह पे, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, ठीक है, और आप 3-5 साल बाद अगर आपका स्टार्टअप अच्छा बन गया, ऑब्वियसली वो जो टैक्स है वो लोकल गवर्नमेंट को भी मिले, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट करना चाह रही है, बट गवर्नमेंट एक लार्जर पिक्चर देखती है, राइट, कि हाँ ये कंपनी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टेट का नाम बढ़ेगा। और इसका अगर मैं आपको बहुत एक छोटा एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज में भी कंपटीशन रखवाती है। सो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपनी पॉलिसीज में कितना अच्छा काम कर रही है, लोकल इकोसिस्टम को कितना बढ़ावा दे रही है। अगर नहीं बढ़ावा देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर उनको ना रैंकिंग में नीचे रखती है, और वो एक स्टेट स्टार्टअप कंपटीशन में भी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट को भी वो चीज प्रेशर आती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ेंगे ना एक स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी में, आप लोगों को समझ में आएगी कि ओके इनमें पॉजिटिव चीजें क्या है, ऑब्वियसली इनकी नेगेटिव चीजें क्या है। नेगेटिव चीजों में इन्होंने ग्रीवेंस सपोर्ट भी बना रखा है कि आपको ये ग्रीवेंस है आप अप्लाई करिए और उस पर एक्शन भी होगा,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक ग्रीवियंस सपोर्ट में आपका एक मैसेज या मेल चला गया, कोई आपको रिएक्शन नहीं देगा। मैं खुद ग्रीवियंस सपोर्ट में मैं लोगों की मेल्स में रिप्लाई करता था, कॉल उठाता था, सुनता था, लोगों से बात करता था कि ओके आपकी क्या प्रॉब्लम है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज में जाएं, अप्लाई करें। उनके भी अपने टारगेट्स होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई टारगेट नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी टारगेट है, तो गवर्नमेंट को भी वो चीजें, वो पॉइंटर्स अचीव करने होते हैं। और क्योंकि मैंने जैसा कि बताया व्यूअर्स को, बहुत सारे व्यूअर्स ने शायद मुझे देखा हो, जाना हो, कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना हो, या नहीं भी सुना हो, मेरा एटलीस्ट एक स्टार्टअप इंडिया यात्रा प्रोजेक्ट का नाम जरूर सुना होगा, जो कि स्टार्टअप इंडिया टीम ने लॉन्च करा था, या स्टार्टअप इंडिया का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो वो चीज ऑन ग्राउंड में सुन के वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही स्प्रेड हुई है, ठीक है। और उसकी वजह से अगर आप देखें कि 2016 में, जहां पे शायद अगर मैं बोलूं 5,000 भी स्टार्टअप्स ओवरऑल इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं थे, आज शायद 1.5 लाख प्लस, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, जो कि स्टार्टअप इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, तो जो कि DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। सो अगेन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोगों को एज अ पब्लिक भी जो गवर्नमेंट बोलती है या न्यूज़पेपर में एड्स डालती है, रेडियो में एड्स डालती है, टीवी में एड्स डालती है, हम लोग उस चीज में पर्टिकुलरली लाइक देखें, काम करें। आकर्षण, ये बताइए, स्टार्टअप इंडिया यात्रा के बारे में आपने कुछ अभी जिक्र किया। हाँ जी। तो उसके बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन उसको कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया। हाँ मैं जी। चाहूँगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा ही सुना है, लेकिन इतना एडवर्टाइज नहीं हुआ है। राइट, राइट। सो हेमंत जी, स्टार्टअप इंडिया यात्रा जब लॉन्च हुआ था, क्या बोलते हैं, 2018 में बेसिकली, जहाँ तक मुझे याद है मई में लॉन्च करा था या जून में, कुछ ऐसा ही था टाइम। उससे पहले हमारे को एक प्राइवेट प्लेयर को देने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद, इन्वेस्ट इंडिया जो उनकी एक बॉडी है, उन्होंने खुद से 4 स्टेट्स में वो पहले ही कवर कर चुके थे। फिर उन्होंने बेसिकली टेंडर दिया था हम लोगों को, कॉर्पोरेट को, कि आप लोग 20 स्टेट्स को कवर करेंगे। और ठीक है, तो हम लोगों ने जब कवर करना शुरू करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और क्या बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट थे उनके साथ कोलैबोरेट करना, तो हमारा काम यही होता था। पहले तो हम सबको स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताते थे, स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी के बारे में बताते थे। तो इसमें क्या होता था कि हम लोगों का 2 काम होता था। एक वैन चलती थी, एक हमारी वैन होती थी, और एक हम बूट कैंप एस्टैब्लिश करते थे। सो जो वैन चलती थी वो पूरे के पूरे, हम लोग कोशिश करते थे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो सकते थे एक स्टेट में, हम लोग उतने कवर करते थे। मतलब कोई बड़ा स्टेट होगा तो उसमें हम कोशिश करते थे 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट हो जाए। कोई छोटा स्टेट होता था तो 3 से 5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग जो फेमस होते थे उनको कवर करते थे। और क्योंकि उस टाइम पे टियर 1 सिटीज अगर देखा जाए, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, इन सब में तो लोगों को स्टार्टअप पता होता था। बट स्टार्टअप इंडिया यात्रा का ऑब्जेक्टिव ही मेन यही था कि वी वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन टियर 2 टियर 3 सिटीज। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज का उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव था। तो हम लोग जितनी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज होती थी वहां पे जाते थे, वहां पे हम लोग पॉलिसी के बारे में बेसिकली लोगों को बताया करते थे। तो ये चीज थी। और मतलब लोगों को ये चीज पता करने के लिए, मतलब हम लोग, बिकॉज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ते थे जितने, और हमारा मोटिवेशन ही होता था कि हम लोग उनके साथ जुड़े जहाँ से हमारे को आइडिया आ सके। और ऐसा नहीं होता था कि हम लोग, ठीक है, वो एक पार्ट होता था। जैसे हम लोग कॉलेजेस में हम लोग रखवाते थे काफ़ी, क्योंकि कॉलेजेस में ब्रिलियंट माइंड्स आते हैं। और कॉलेजेस में मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग कोई टियर 2 टियर 3 सिटी जाके कोई बड़े कॉलेज को पकड़ते थे, IIT हो गया या बिट्स हो गया, इनको नहीं पकड़ते थे हम लोग। वहाँ के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती थी या जो नामी यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनको हम पकड़ते थे, और वहाँ पे हम लोग एक अपना बूट कैंप रखवाते थे, और आसपास उस डिस्ट्रिक्ट में खबर पहुंचा देते थे कि किसी के पास भी कोई भी आइडिया है, ठीक है, आप लोग इस डेट में इस जगह पे आए। और जैसे मान लो हमने एक कॉलेज को पकड़ा, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को या प्राइवेट कॉलेज को पकड़ा, हमने बोला कि लेट्स से 20 जनवरी को आपका हम एक बूट कैंप रखवा रहे हैं। 17 जन से 20 जन तक, वो 3 से 4 दिन उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी वैन घूमती थी। और जो वैन थी वो बहुत ही अच्छी डिजिटाइज्ड वैन थी, जहाँ पे हमने टैब्स वगैरह रखे थे। लोग आते थे, अपना फॉर्म, अपना नेम, ईमेल, अपना आइडिया भरते थे। उस आइडिया को अगर हमारे को अच्छा लगता था, हम उनको बुलाते थे फ़ोन करके कि आप अपना आए, आइडिया पिच करें, इस डेट में इस जगह पे ये हम लोग रख रहे हैं बूट कैंप, आप इस बूट कैंप पे आए। बूट कैंप में
हमारा बेसिकली क्या होता था कि हम लोग सुबह जैसे 10 बजे शुरू करते थे, 10 से 12 सिर्फ हम स्टार्टअप इंडिया के बारे में, एक मेंटोर को बुलाते थे, वो अपने बारे में बताते थे, और फिर हम लोग बेसिकली उसके बाद सुनते थे उनके आइडियाज 12 बजे के बाद। तो 10 से 12 थोड़ा अवेयरनेस होती थी, अबाउट नॉलेज शेयरिंग होती थी, और 12 बजे के बाद हम लोगों के आइडिया सुनते थे। कभी कभार रात दोपहर को 12 बजे से शुरू होते होते रात को 10, 11, 12 बज जाते थे, कि जहाँ पे हमारे को बहुत सारे 100, 150 लोगों के हम लोग आइडिया सुनते थे पूरा दिन बैठ के। तो और वहां पे हम लोग रिफ्रेशमेंट्स भी देते थे लोगों को, और इट वाज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई बीच में कॉर्पोरेट एज सच नहीं होता था, ठीक है। हम लोग रन कर रहे थे कॉर्पोरेट, बट हम लोग जो रन कर रहे थे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से कर रहे थे। तो इट वाज कंप्लीटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दोस्तों बने रहें हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। आज आकर्षण जी से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें दूसरी साइड की बातें बताई जा रही हैं। हम एज ए स्टार्टअप हमेशा गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, हमारे पास आइडिया है, हमें फंडिंग नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो स्टार्टअप आइडिया को आपने सुन लिया, आप लोगों को अच्छा लगा, तो जनरली स्टार्टअप के जो आइडिया होते हैं वो या तो कैश बर्न करते हैं या उनका मतलब उनमें प्रॉफिट नहीं होता बेसिकली। तो मतलब आप लोग उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट मोटिव देख के सिलेक्ट करते हैं या कोई एक सिलेक्शन या कोई प्रोसेस बना हुआ है गवर्नमेंट का? कौन से मतलब ऐसे टिक पॉइंट्स हैं जो मतलब एक स्टार्टअप्स को ध्यान रखने चाहिए पिच करने के लिए? सो अगेन इसको मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। जो स्टार्टअप इंडिया देखती है आज के टाइम पे पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, वो 2-3 चीज़ों में फैक्टर इन करती है कि आप टेक्नोलॉजी वाइज क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये कहीं ना कहीं वो चाहेंगे इनोवेशन हो, थोड़ा एक न्यू आइडिया है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनोवेशन थोड़ा न्यूनेस आनी चाहिए कि हाँ उस आइडिया में कुछ बहुत अच्छा नया है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसरप्ट कर रहे हो, एक तरीके से डिसरप्शन एज इन जैसे आप ट्राई कर रहे हो कि उस जगह को आप कैसे मोर इम्पैक्ट दिलवा सकें। अगर मैं आपको पहाड़ों के साइड लेके जाऊं, उत्तराखंड के साइड लेके जाऊं, वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट अगर रिकॉग्नाइज करती है किसी स्टार्टअप को, वो देखती है कि यार क्लाइमेट के लिए कोई स्टार्टअप कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि वेदर इट्स स्टार्टअप इंडिया, वेदर इट्स द स्टेट गवर्नमेंट, वो देखती हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे वो क्राइटेरिया सीधा सीधा मेंशन है, बट टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑन ग्राउंड में आप क्या काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या नया चीज ला रहे हैं, राइट। आप कोई क्या बोलते हैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं, उस प्रोडक्ट से आप बिजनेस कैसे खुला रहे हैं। अब देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, हर इनोवेटिव प्रोडक्ट एक बिजनेस नहीं बना सकता। अब हर कॉलेज में आप देखोगे, अब जैसे अगर मैं बात करूं, मैं 2018-19 में ही क्या बोलते हैं IIT दिल्ली से मिला, FIITT उनका एक इंक्यूबेशन सेंटर है, मैं उनसे बात कर रहा था, उनके एक प्रोफेसर से बात कर रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बहुत प्राउडली, और ऑब्वियसली ये प्राउड वाली बात है, उन्होंने बोला कि हमने 150-200 पेटेंट्स फाइल करे हैं इस साल, और पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। अब पेटेंट फाइल करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड इनोवेटर्स को इसके लिए मैं बहुत 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 अप्रिशिएट करूंगा। बट मेरा उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपने 150-200 पेटेंट्स तो फाइल कर लिए, इससे आपने बिजनेस कितने खोले हैं, राइट। तो हर इनोवेटिव प्रोडक्ट एक बिजनेस नहीं खोल सकता, लेकिन अगर किसी का बिजनेस माइंडसेट है, राइट, और अगर एक उसमें आप एक छोटी सी भी डिसरप्शन वाली चीज ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकली कुछ भी जोड़ सकते हैं, एक ऐप ही बना के आप वो कुछ ला सकते हैं, या आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं किसी तरीके से। सो वहां पे मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि वहां पे गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो इम्पैक्ट करना लाइव्स में, दैट्स लाइक, और आप जितने भी बड़े स्टार्टअप्स आप देखें, आप जोमेटो पे जाए, फ्लिपकार्ट पे जाए, राइट, पेटीएम पे जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड में कोई भी उनका कैसा भी स्टार्टअप हो, उन्होंने इम्पैक्ट करी है लाइव्स। तो इम्पैक्ट क्रिएट करना मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही चीज कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चीज जरूर देखती है आपके बिजनेस आइडिया पे। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है, जैसे भाई जो कॉलेज के पास आउट होते हैं और होते हैं जनरली वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह जैसे बने होते हैं, तो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको आइडिया को तो पता होता है, उनको फाइनेंस, उसको स्केल अप करना
या उसको आइडिया को वो कितना बड़ा हो सकता है, मतलब उनको बेसिकली उस एज में या उस स्टेज पे इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको अच्छा मेंटर मिले या अच्छा कोई एक ऐसा स्पोर्ट मिले, क्योंकि वो चीज़ें उनको क्लैरिटी नहीं होती कि वो एक्चुअली आइडिया कहाँ जाएगा, क्या चीज़ है, उसका मार्केट में क्या स्केलेबिलिटी है या नहीं है। और सामने वाले को जो बहुत सारे आइडिया को सुन रहा होता है, जगह जगह उस चीज़ को मिलता है, तो उसमें उनका क्या रोल रहता है? आप उसमें भी गाइड करती हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम लोग जो इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे हैं या ई सेल की बात कर रहे हैं या ये एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ब्रेक डाउन करता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन को डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। तो एक ई सेल जो होता है वो होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल। मोस्टली ये कॉलेजेस में होता है, बड़े से बड़े कॉलेज में, छोटे से छोटे कॉलेज में आजकल ई सेल रन करते हैं। ई सेल क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ भी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बोलते हैं उसको बेसिकली, कि आपके दिमाग में कोई भी एक आइडिया है, आप आइए और आप कॉलेज में उसमें कोई कॉलेज बॉडी बना देते हैं, प्रोफेसर्स लीड कर रहे होते हैं, बाहर के मेंटर्स को बुलाया जाता है, राइट, उनके जो एलुमनाई नेटवर्क होते हैं उनको अप्रोच करा जाता है, जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनको बुलाया जाता है कि हाँ, आप यहाँ पे ये आइडिया शुरू हुआ है, तो आप इन आइडियाज को सुनिए और इन आइडियाज को गाइड करिए। ठीक है, ये कॉलेज में पहले भी होता था, आज से 15-20 साल पहले भी होता था कि हाँ, किसी कॉलेज में किसी के पास इनोवेटिव दिमाग आया है, राइट, उसने कोई प्रोडक्ट बना लिया तो उसको सपोर्ट करती थी कॉलेज। बट आज के टाइम पे हर कॉलेज इसको एक ई सेल के नाम से, एक बॉडी को ई सेल के नाम से बोलते हैं। और जितने भी कॉलेज में व्यूअर्स हैं, अभी मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास कोई भी आइडिया, आप अपने ई सेल में जाइए और उधर जितने भी जो भी वो नेटवर्क से कनेक्टेड है उनको आप अपना आइडिया सुनाइए, आपके श्योर उस आइडिया में फीडबैक जरूर मिलेगा। तो पहले तो ई सेल होता है, राइट। उसके बाद मोस्टली ई सेल कॉलेज के रिलेटेड ही होता है और कॉलेज वाले ही उधर अप्लाई कर सकते हैं। फिर होता है एक इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर, अगर मैं इंक्यूबेशन टर्मिनोलॉजी की बात करूं, ये डिराइव हुआ है वर्ड हेल्थ केयर सेक्टर से। हेल्थ केयर में क्या होता है, जैसे आप 7th-8th मंथ बेबी बॉर्न होता है, राइट, उनको एक इंक्यूबेशन सेंटर में रखा जाता है, जहां पे एक बच्चे को ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जहां पे उसको पूरा अच्छे से डेवलप करे, ग्रो होने के लिए वो पूरा हेल्प करते हैं। मतलब चाहे वो मशीन से जोड़ा जाए, चाहे जैसे भी मतलब करा जाए, उनको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इंक्यूबेशन सेंटर इन स्टार्टअप इकोसिस्टम है कि आपको एक, आपके आइडिया को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है जहां पे वो उस आइडिया से काम होना शुरू करे और ऑन ग्राउंड में उसको एक बिजनेस की तरह वो हेल्प कर सके। एक इंक्यूबेशन सेंटर्स किसी भी वे में काम कर सकते हैं, जैसे आपके आइडिया सुनेंगे, मेंटरशिप देंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स को अगेन ऐसा नहीं होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ये जो स्टार्टअप इंडिया है या स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी है, वो सिर्फ एक आइडिया को हेल्प करती है। वो इंक्यूबेशन सेंटर्स और जितने स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं उनको भी हेल्प करती है एस्टैब्लिश करने के लिए। किसी को वो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलते हैं बिजनेसेस को, लाइक इंक्यूबेशन सेंटर्स को, तो वो ग्रांट्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं स्टार्टअप्स को, राइट। और जितने भी जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो आइडिया होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर में बुलाया जाता है। अगेन आप अपना आइडिया सुनाते हैं उनको, और वो अगेन वो ग्रुप ऑफ लाइक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके अपने मेंटर्स होते हैं जुड़े हुए, और उनके अपने जो फाउंडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स मैनेजर होते हैं, वो सुनते हैं। वेरियस अगेन फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे वो आपके आइडियाज़ को क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं वो किसी भी सेक्टर से आ सकते हैं, राइट। कोई एग्रीकल्चर बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर होता है, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर होता है, कोई आजकल ईवी इंक्यूबेशन सेंटर है जो सुनते हैं, कोई फिनटेक होता है, मतलब वेरियस। तो आप अपने क्या बोलते हैं, आप गूगल पे बस इतना डाल सकते हैं टॉप 10 इंक्यूबेटर्स इन माय स्टेट, राइट, आपको नाम आ जाएंगे उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में। आप वहाँ पे जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टार्टअप इंडिया का जो होता है, वो सारा का सारा कनेक्टेड होता है इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू ही। ठीक है, तो जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बेस्ड इंक्यूबेटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वो अपने स्टार्टअप के आइडियाज़ को भेजते हैं आगे कि हाँ, ये हमारे बेस्ट आइडियाज़ हैं, राइट। सो कमिंग बैक टू द थिंग कि जितने भी मतलब जैसे वो मेंटर्स होते हैं, वो आपके प्रॉपर आइडियाज़ को सुनते हैं। आप एक 10 साल 15 साल के, आप एक यंग हो या आप एक 60-70 ईयर्स ओल्ड के मैच्योर हो, कोई ऐसा बायसनेस नहीं होता। आपके आइडियाज़ को सुना जाता है, वेरियस फैक्टर्स इन पे डिराइव करा जाता है। और आई फ्रैंकली जितने भी मैं इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ पार्ट में रहा हूँ, कमर्शलाइजेशन इज द लास्ट थिंग जो कि सोची जाती है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि
क्या हम लोग उसमें ये देखते हैं कि पैसा कमा सकते हैं इनिशियली या कैश बर्न होता है, वो चीज़ नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि क्या आप उस स्टार्टअप से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या वो स्केलेबल है स्टार्टअप आइडिया, नहीं है, राइट। क्या उसमें कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा डिफरेंट है मार्केट में। अब आपका एक सिंपल है, आप कहते हो कि यार मेरे को एक मिठाई की दुकान खोलनी है, राइट। मेरे घर के 20 किलोमीटर के आसपास कोई मिठाई की दुकान नहीं है, मेरे को वो मिठाई की दुकान खोलनी, बट क्या वो मिठाई की दुकान ऐसी है कि जब आप 20 किलोमीटर के रेंज से बाहर जाएं, ठीक है, तो आप जितने भी बड़े बड़े जैसे अग्रवाल स्वीट्स हो गई, हल्दीराम्स हो गई, क्या आप इनको बीट कर सकते हैं या इनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं? वो चीज ये लोग देखते हैं, राइट, कि आप लोग कैसे कल को आप बड़े हो जाएंगे। आज तो आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने 5 लाख रुपए कमा लिया, 10 लाख रुपए कमा लिया, आपने लोकल जगह पे अपना नाम बना लिया, लेकिन कल को जब आप उस स्टेट में या उस नेशनल लेवल में आप जाना चाहेंगे, राइट, आप कॉम्पीट कैसे करेंगे, वो चीज फैक्टर इन देखते हैं। तो कैश बर्निंग वगैरह एक फैक्टर होता है, बट वो मे बी लेटर ऑन स्टेज पे होता है। फिलहाल आइडिया पे जब काम करते हो तो यही देखा जाता है कि लाइफ्स को इम्पैक्ट कैसे करा जाए लोकली। बेसिकली स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, या। ओके। तो आकाशन, एक बात मेरे को आपसे पूछनी थी कि नॉर्मली सुनने में यही आता है कि चूंकि गवर्नमेंट जो भी फंडिंग वगैरह देती है इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू देती है, और आईआईटी जो आईआईएम कॉलेजेस हैं उन्हीं के लड़कों को ज़्यादा फंडिंग मिलती है। रीज़न ये है कि वो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, एब्सोल्युटली। वहाँ पे इजी होता है, डिग्री होल्डर हैं उनको ज़्यादा फंडिंग मिलती है। बाकी एक आम जो स्टार्टअप है उसको फंडिंग मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है इन इंक्यूबेशंस के थ्रू। तो आप क्या मानते हैं ऐसा? सर ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फ्रैंकली। अब मेरे पास 2 पिच डेक आएगी, और एक होता है लेट्स से एक आईएम पोस्ट ग्रेजुएट के पिच डेक आएगी, और एक मान लो एक मेरे पास एक मतलब नो ऑफेंस की एक बच्चे की आएगी शायद जो ड्रॉप आउट है, राइट, या वो ऐसी किसी टियर 3 सिटी के किसी छोटे से कॉलेज से है, राइट। ऑब्वियसली मैं मतलब जो पिच डेक आईएम के पोस्ट ग्रेजुएट ने बनाई होगी उसने सब कुछ लिखा होगा अपने बारे में, उसने 5 साल का भी प्लान लिखा होगा और वो शायद इम्प्लीमेंट भी कर लेगा। जो एक शायद टियर 3 कॉलेज से आए हैं वो शायद अपने एक पेज में उन्होंने बस अपना आइडिया लिख के छोड़ दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो मेरा भी प्रेफरेंस होगा, सबका प्रेफरेंस होगा, आप लोग भी मेरी जगह बैठे होंगे, आपका भी प्रेफरेंस होगा कि हाँ आईएम वालों का यार कितना अच्छा उन्होंने ड्राफ्ट करा है, राइट, और वो बोलने में कितने अच्छे हैं, आप उनको मोटिवेट करिए। बट अगेन अगर आप शायद हो सकता है जो जिन्होंने एक पेज में या 2 सेंटेंस में अपना आइडिया दिया वो आइडिया ज्यादा इंपैक्टफुल है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर चीज होती है कि वो जो मेंटोर होते हैं बैठे हुए, जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बैठ के देख रहे हैं कि हाँ इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब ठीक है एक आईआईटी ड्रॉप आउट जरूर है, राइट, लेकिन जब उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा, राइट, उन्होंने वो खुद अपनी जर्नी के बारे में बोलते कि यार मैं जगह जगह जाके धक्के खाता था और मैं लोगों को आइडिया सुनाता था, बहुत लोग हंसते थे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अब वो उस टाइम पे तो वो आईआईटी चाहे ड्रॉप आउट थे चाहे जो भी थे वो तो यही बोलते थे यार मैं ड्रॉप आउट हूँ, उनकी लोग नहीं बात सुनते थे, राइट। बट उन्होंने जब होटल्स के साथ कोलैबोरेशन करनी शुरू करी, उन होटल्स को रिफॉर्म करा अपने आइडिया के थ्रू, लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू करा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं पे पार्शियलिटी रखती है, आप अपने काम से उनका नाम चेंज करिए, उनका दिमाग चेंज करिए, राइट। तो अगर आपका आइडिया आपको लगता है बहुत दम है उस आइडिया में, आप अपना काम करते रहिए, आप ट्राई करिए इम्पैक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। आप ट्राई करिए कि आप अपने काम से लोगों का माइंडसेट चेंज करिए और लोगों की नजरों में आइए, फिर देखिए कि मतलब वो चीज कहां पे पहुंचेगी। फिर शायद वो आईएम्स आईआईटीज वाले भी छूट जाएंगे और आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। तो लाइन के उस पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बेसिकली प्रेजेंटेशन और पिच को काफी इंपॉर्टेंस देते ही हैं, और उसमें ये जो आईआईएम या आईआईटी पास लोग हैं वो बेटर हैं, बेटर वर्जन है, तो इसलिए उनको वेटेज ज्यादा मिलती है। तो मैं ऐसे स्टार्टअप्स को बोलना चाहूंगा कि अपनी स्किल्स को एनहेंस करिए, अपने आइडिया को प्रेजेंट करना सीखिए, क्योंकि लाइन के उस पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उनको इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लगे रहिए, आपका नंबर भी जरूर आएगा, आप भी एक ना एक दिन लाइन पार करके आएंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनकी पिच डेक अच्छी नहीं है, जिन लोगों को लगता है उनको बिजनेस प्लान ड्राफ्ट करना नहीं आ रहा या उनको समझ नहीं आता है, अगेन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आज सबके पास एक स्मार्टफोन है, आप एक जाइए स्टार्टअप इंडिया में, आप अपने आप को रजिस्टर कराइए एज जैसे कि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रजिस्टर करा रहे हैं। वहां पे आप लोगों के साथ, मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे हेमंत जी की तारीफ करना चाहूंगा कि जैसे नियोसोस स्टार्टअप माइंड्स है, राइट, वो अपने लोकल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोकल नहीं है, मतलब हम नेशनल वाइड नहीं, आप नेशनल हो, लेकिन वो बात हो जाती है ना कि हाँ, आप मतलब लोकली फटाफट मिल सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये आके कि हेमंत जी के ऑफिस में बाजन करिए, इनको पकड़िए कि इनको नहीं, हम वीडियो कॉल पे भी अवेलेबल, वीडियो कॉल पे भी अवेलेबल है। आप अपने आइडिया सुनाइए, आप अपनी पूछिए उनसे कि मेरा ये बिजनेस प्लान है, मैं कहाँ पे आपसे हेल्प ले सकता हूँ, कहाँ पे क्या मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, एंड आपको डेफिनेटली हेमंत जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं, राइट, आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको बहुत गाइड करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं 100%। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और मेल आईडी भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम को सफल बनाने का मैंने ही अपने कंधे पे भार उठा रखा है, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। अभी हम लोग यूएस के या यूके के कहीं आजू बाजू भी खड़े नहीं होते, उनका जो सिलिकॉन वैली है और ये सब, वहां से गूगल निकला है, ये सब, मतलब अभी इंडिया में तो दौर शुरू हुआ है, और ना जाने कितने लोग अभी इसमें आने बाकी हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अकेले में जो कर पाऊंगा उससे बेटर ये है, और इसी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू भी किया है, ताकि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोगों को जोड़कर एक ऐसी सेना तैयार की जा सके जो एक ही जगह पर एक स्टार्टअप को सब कुछ मिल सके। एब्सोल्युटली। और हेमंत जी, मतलब मेरे ख्याल से हम लोग जितना इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्लीज आप लोग ये मत सोचिएगा कि अच्छा ठीक है, ये बोल अच्छा रहे तो हम सुन के काम खत्म। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया कैसा भी है, हम लोगों से आप जुड़िए। हमारी वेबसाइट, जैसे कि हेमंत जी ने बोला कि मेरा ईमेल एड्रेस, मेरे सोशल प्रोफाइल्स आप लोगों के पास होंगे, हेमंत जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। या जितने भी आप, बस एक, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इतना डालिए कि हाँ, दिल्ली में कितने एनेबलर्स है, इकोसिस्टम प्लेयर्स है, आप उनके साथ कनेक्ट करिए। आप दिल्ली के हैं या आप कहीं के भी हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप एक छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप एक आप एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पे शायद इतने लोग नहीं मिले, 10-20 किलोमीटर दूर आपको कोई ना कोई एक इकोसिस्टम एनेबलर मिलेगा, राइट। तो आप बस गूगल पे जाके अपने अपने उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको अप्रोच करिए, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। आप कितना हेल्प लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। एक मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बेसिकली ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे आज की डेट में जोमेटो और स्विगी सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, सेम उनका कंपटीशन है, सेम ऑडियंस है, करेक्ट। तो ऐसे जैसे आप लोगों ने अप्रोच किया टायर 2 सिटीज़ में, टायर 3 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में जो भी कैंपेन चलाए, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे आइडिया होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उस केस में मतलब क्या चीज़ रहती है, और मतलब उसमें मतलब दोनों को आप एडवांटेज देते हैं कि भी चलो आइडिया तो दोनों का ही है, मे बी वन एस्केलेट करे, वन के ओपिनियन अलग हो, या मतलब उसका एक अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई भी आदमी एक मतलब एक दो लोग भी एक काम करेंगे ना तो उसको अलग अलग तरीके से करेंगे। करेक्ट 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 सर। आपने मेरी एक बात और ऐड करने वाली है। एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है कॉपी पेस्ट। आप किसी चीज से इंस्पायर हो रहे हो वो एक अलग बात है, और एक आप कॉपी पेस्ट ही करने की सोच रहे हो। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर स्टार्टअप कॉपी पेस्ट करके शुरू होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कॉपी पेस्ट सिखा रखा है, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, बस दैट्स ऑल। हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कॉपी पेस्ट से बचना चाहिए। और मेरा इसमें यह भी कहना होता है हमेशा कि या तो ऑडियंस बदल दो या फिर प्रोडक्ट बदल दो, इंस्पिरेशन लेके किसी भी कॉन्सेप्ट पर। आकर्षण क्या कहेंगे? सर इस पे ना आप दोनों ने मेरा थोड़ा सा आंसर भी दे दिया है। पहली बात तो मैं ये सबको बोलना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज है ना कि आपका आइडिया कॉपी पेस्ट हो जाएगा,
हो ही नहीं सकता। आइडिया सबका सिमिलर हो सकता है, लेकिन सबका वो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, माइंड होता है, वो एक अलग होता है। जैसे आपने बोला कि प्रोसेस एक अलग चीज है। हर बंदा, अब सिंपल है, एक बंदा इंडिया में क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन वो बैट्समैन भी हो सकता है, वो ऑलराउंडर भी हो सकता है, वो बॉलिंग भी हो सकता है, लेकिन वो अपने एक टेक्निकल स्किल लेकर आएगा। वो एक कैसे स्टांस ले रहा है, राइट, कैसे पिच पे भाग रहा है, राइट, फील्डिंग कैसी कर रहा है, वो उनका एक प्रोसेस एक अलग है, उनकी ट्रेनिंग करने का मेथड अलग होगा, राइट। वैसे ही एक स्टार्टअप होता है, आप बिल्कुल सेम आइडिया भी हो सकता है, लेकिन आप उसको प्रोसेस उसका कैसे बनाते हैं, कैसे वो काम करना शुरू करते हैं, राइट। अगर मैं आप लोगों को बहुत सिंपल एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जोमेटो स्विगी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या इनके जैसे और स्टार्टअप्स नहीं खुले थे? क्या इनके जैसे और स्टार्टअप्स ने मार्केट में आने की कोशिश नहीं करी? करा था। एक बहुत बड़ा फेमस है उबर ईट्स, बहुत कोशिश करा उसने मार्केट में आने की, डिसरप्ट करने की। उबर ईट्स वालों के पास पैसा भी बहुत था, बट वो जोमेटो स्विगी जितना इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाए। उसका रीजन भी कि जोमेटो स्विगी ने जो अपना प्रोसेस, जो अपना माइंडसेट, जो लोगों को अप्रोच करने का तरीका अपनाया, वो एक अलग था उबर ईट्स से, राइट। तो मेरा यही है मोटिव आप लोगों को कहना कि कभी मत डरिए कि आपका स्टार्टअप आइडिया चोरी हो जाएगा, या आपको लगता है कि या मैं किसी जगह पे पहुंचा और किसी टियर 1 कॉलेज के बच्चे ने, एक IIT IIM ने सेम आइडिया राइट शुरू करा हुआ है, राइट, मैं तो इसके आगे स्टैंड ही नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक प्रोसेस अलग है, आपका एक थिंकिंग अलग है। तो जैसा भी आपका आइडिया है, आप बस लॉन्च करिए, राइट, प्रोसेस शुरू करिए। आप अपने साथ 10 लोगों को जोड़ेंगे, वो 10 लोगों का माइंडसेट एक अलग होगा। आपकी टीम बहुत डिफाइन करती है, आपका क्या बोलते हैं, जो करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होगा, ठीक है, रादर देन वो सिमिलर जो जिसका लाइक आइडिया है। तो प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। आप स्विगी और जोमेटो के ऑफिसेस में जाएंगे, दोनों का ऑफिस अलग से क्रिएटेड है, राइट, दोनों का ब्रांडिंग अलग है, राइट, दोनों का जो प्रोसेस है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का वो अलग है। तो प्रोसेस क्रिएट्स अ डिफरेंस, और वो प्रोसेस कभी आप कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते, सीधी बात है, क्योंकि सबका दिमाग अलग चलता है। आपने कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका स्केलेबिलिटी वाला जो पॉइंट है, राइट, आप स्केलेबल कितनी जल्दी और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक इन्वेस्टर है, मान लीजिए आप खुद एक इन्वेस्टर है, राइट, आप कहते हैं कि यार आज मेरी जेब में ना, मेरे पास आज 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं 10 लाख का मैं कुछ पॉजिटिव करना चाहूंगा। अब आप शेयर मार्केट में डाल लीजिए। आप, मैं बहुत सिंपल एक अगर आपको एग्जांपल बोलूं, आप कहते हैं कि यार मैं ना FD में डाल देता हूँ वो 10 लाख रुपए, मेरे को पता है चलो 6-7% तो मेरे पास रिटर्न आ ही जाएगा साल का, ठीक है। चलो आपने 6-7% के हिसाब से तो आपने डाल दिए, ठीक है, 10 लाख रुपए आपको शायद वो पॉजिटिवली रिटर्न मिल गए। लेकिन स्टार्टअप्स में आप 2-2 लाख रुपए 5 स्टार्टअप्स को दे दीजिए, 4 स्टार्टअप शायद नहीं चले, एक स्टार्टअप चलेगा आपका। वो कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आप अपना डाइवर्सिफिकेशन डालिए, वो एक स्टार्टअप शायद आपको 2 लाख का ना, शायद आपको 2 करोड़ रुपए देकर जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, या जो इन्वेस्टर्स आजकल के टाइम पे देखते हैं, वो ये देखते हैं कि स्केलेबिलिटी कैसा है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट साल का क्या है, नेक्स्ट 3 इयर्स का क्या है, नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या है, आपको विजन क्या है, आप कितने लोगों को अप्रोच कर सकेंगे, ठीक है, आप कितने बिजनेसेस के साथ, कितने कंज्यूमर्स के साथ, जो आपका टारगेट ऑडियंस, आप उनके साथ कितनी जल्दी और कैसे जोड़ सकेंगे, ये एक चीज बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज मैं वो चीज जरूर देखूंगा कि क्या इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूसेज है, राइट, आप कैसे मार्केट को डिसरप्ट करने का सोच रहे हो, दूसरी चीज ये भी है। और तीसरी चीज मैं कहता हूँ, 100 रुपए बढ़े हैं, आप वो 100 रुपए से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, आप वो 100 रुपए का बिजनेस, क्या आप 1 लाख रुपए का बिजनेस बना सकते हैं? आप वो 100 रुपए का बिजनेस 10 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं ना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि आप एक इन्वेस्टर के पास इतना जाएंगे ना बोल के कि बस इतनी ही पिच डेक मार दीजिए कि मैंने 100 रुपए से ही आइडिया शुरू करा था, आज मैं इसको 10 लाख रुपए तक ले आऊं। अब 10 लाख से 10 करोड़ के लिए मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। इन्वेस्टर ना 10% तो ऐसे ही खुश हो जाएगा, अरे यार इसने अपने पैसों से, राइट, इतने छोटे पैसों से इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये तो मेरे पैसों को डबल कर ही सकता है। बहुत ही अच्छा तो पॉइंट बताया ये आपने, चीज ये तो बहुत मतलब मानना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप दूसरों के पैसों से नहीं, अपने पैसों से कितना आप स्टार्ट कर सकते हैं।
या आप दूसरे के पैसे छोड़िए, आप माँ बाप से पैसे ले लीजिए, कुछ फ्रेंड्स फैमिली से पैसे ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली में आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग ना बाहर वैलिडेशन करने जाते हैं अपने स्टार्टअप का कि यार मेरे को आप इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, मैं तो ना बहुत बड़ा स्टार्टअप खोल लूंगा। आप पहले फ्रेंड्स और फैमिली को तो कन्विंस करिए पहले, वो सबसे बड़े क्रिटिसाइज हैं आपके घर पे बैठे हुए। आपके माँ बाप क्रिटिसाइज करेंगे आपको कि अरे स्टार्टअप वार्टअप छोड़ यार, गवर्नमेंट जॉब कर। लेकिन अगर मैं और ये मेरा 10 लोगों को मैं बोल रहा हूं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं 10 लोगों को, ठीक है, 10 ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, उनको मेरा ये चैलेंज है खुला कि आप 10 में से एक स्टार्टअप ने भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया ना, 5 साल बाद वो स्टार्टअप देख लेना और वो बाकी के 9 लोग देख लेना। ये मेरी गारंटी है कि वो जो पर्सन होगा ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं अपना बिजनेस या स्टार्टअप खोल के बैठा होगा 5 साल बाद, क्योंकि वो पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, उसने घर पे बैठ के अप्रोच कर दिया कि मेरा ये स्टार्टअप बहुत अच्छा है, राइट। और ये आफ्टर इवन लिसनिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जो लोकल आपका नेटवर्क है उनसे, आपको अगर आप उन लोगों को कन्विंस कर देंगे, फिर तो दुनिया को तो आप इजीली कन्विंस कर देंगे यार। बहुत इजीली कन्विंस कर देंगे। मतलब वो कहते हैं ना रिलेट, मतलब अगेन मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट वो रिलेटिव्स मॉक करने के लिए रेडी रहते हैं, यार तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे। अगर आप उनको अपना प्रोडक्ट बेच लेंगे ना, तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए, फिर तो दुनिया तो ऐसी आपके पैरों पे गिर जाएगी एक तरीके से कि यार मेरे को आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस चाहिए। सर मुझे तो हमेशा यही लगता है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, पता नहीं आपका इसके बारे में क्या राय है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अल्टीमेटली तेल तो तिलों में से निकलना है। बिल्कुल सही बात है। कस्टमर ही पैसा देगा तभी आप इन्वेस्टर को भी कोई फायदा पहुंचाओगे। बिल्कुल सही बात है। और आज की डेट में क्या हो चुका है ना, ठंडा मतलब कोका कोला और स्टार्टअप मतलब फंडिंग। मतलब लोगों को बस ये लगता है किसी न किसी बहाने से किसी की जेब से पैसे निकाल लो, ठीक है ना। तो मैं उन लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई पहले आपके पास 100 रुपए हैं तो उससे 1000 रुपए बनाना सीखो। 1000 रुपए से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख। और आपने वही बात कह दी, मतलब इस बारे में तो हमारी कोई पहले भी बात नहीं हुई थी, और आपने वही मेरी मुंह की बात छीन ली कि वास्तव में जिसमें ये दम है ना, उसको इन्वेस्टर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। उनको कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी जेब से लगाए हो पैसों को, आप प्रॉफिटेबिलिटी टर्न करिए। मतलब आप बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बोलूं, स्टार्टअप है, वो कितने टाइम तक बूटस्ट्रैप रहा है, आप लोग खुद उनके बारे में पढ़िए। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि उन्होंने कभी किसी से बाहर से फंडिंग ली ही नहीं, वो खुद के दम पे एक बढ़िया बड़ी कंपनी बने। तो आप अपने पैसों से बड़ी कंपनी बना सकते हैं ना, तो वो आपके ऊपर आपकी कन्विंसिंग पावर को, आपकी कन्विक्शन को बहुत मैटर करता है। तो आपको अगर भरोसा है ना आपके आइडिया पे, आपको पैसे लोग दे ना दे, आप अपने पैसों से ही बहुत बड़ा स्टार्टअप बना लेंगे, बहुत बड़ा। तो आकर्षण जी, मतलब आप जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम आपने देखा काफ़ी ग्रो हो गया, तो मतलब आपको अब क्या लगता है कि अब ये उससे और फास्ट तरीके से ग्रो होगा, और आगे 4-5 सालों में, 10 सालों में आप इसको कहाँ देखते हैं? ये किस यूएस लेवल और पे चाइना के बाद शायद हम लोग सबसे बड़े हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इकोसिस्टम वाइज बोला जाए तो। डेफिनेटली आजकल अगर आप सुनेंगे, आप अगर कंपटीशन की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ट्राई कर रहा है कि हम लोग वो नंबर 1 पोजीशन कैसे हासिल करे जाए। और ये मैं एक बहुत बहुत इजी बात बोलता हूँ, हम लोग बैठ के वही गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। एक जितने हम लोगों ने, बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी कि यार स्टार्टअप्स को ना लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं, राइट, या गवर्नमेंट बैठी है वो बहुत टैक्स ले जाती है, बहुत टैक्स ले जाती है। अरे आप लोग स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर तो कराइए, ATIAC के अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन है 3 साल की, आप वो क्यों नहीं ले रहे? 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन लीजिए, वो 3 साल जो टैक्स, जो आपका जो भी 20-30-40% जो कटना है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उस वो पैसों का 3 साल बाद तक, वो 3 साल की एक मार्केटिंग रन करिए, क्यों नहीं आपका स्टार्टअप बढ़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट आपको डीमोटिवेट करती है, गवर्नमेंट आपको मोटिवेट ही कर रही है। बट अगेन हम लोग इतने आलसी हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि यार खुद से स्टार्टअप बस बन जाए, बट वो स्टार्टअप ऐसे नहीं बनेगा। वो स्टार्टअप आपको बनाना पड़ेगा, वो स्टार्टअप आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो लॉन्च हो रही है उसमें आपको एनेबल करना पड़ेगा, उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। अगेन एक वो स्टार्टअप को बोलते हैं कि एक हसलिंग स्टार्टिंग मतलब मिस नहीं होनी चाहिए। तो हसल आप करते रहिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका वो ब्रेक थ्रू पॉइंट आएगा,
टाइम लगेगा, पेशेंस इज द की। एक स्टार्टअप स्टार्ट करने में पेशेंस इज द की, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आकर्षण सेठी जी, जिन्होंने हमें बहुत सारे इनपुट दिए। और आपको सबसे मेन इनपुट जो है कि भाई आप अपने घर बैठे भी अपने आइडिया को चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किस्से कामयाबी के अगले एपिसोड में नए शख्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।